वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छी होगी। खैर, आज का सेशन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाले सेशन पे दो सेशन हम लोगों ने न्यूमेरिकल के कर लिए। आज हम सेशन को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी में आज पढ़ेंगे क्या, जैसा कि थंबनेल पर भी आपने देखा होगा और बोर्ड पर भी लिखा हुआ है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आज हम एक्चुअली में करंट के वजह से जो अंदर इंटरनल पार्ट में कह सकते हो, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस के अंदर इंटरनल फिनोमेना जो होती है वो हम आज जानने वाले हैं। आप समझिएगा कैसे। सपोज करो कि हमने आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि आपने अपने घर में एक रूम हीटर देखा होगा, हीटर व्हाटएवर, कोई भी रूम हीटर हो या खाना बनाने वाला हीटर ही क्यों ना हो, आप उसमें खास बात देखे हो क्या कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो आप देखो कि वो जो आयरन के स्प्रिंग के शेप का ऐसे होता है ना वायर, किससे बना होता है वो, तो आपको याद होगा वो एक प्रकार का क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो हो जाए, या बल्ब के अंदर टंगस्टन के फिलामेंट देखा है आपने, तो ये इन सब में कह सकते ये एक प्रकार के एलॉय होते हैं। एलॉय मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो मेटल से मिक्स होकर बनाए जाते हैं, और ये इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कंडक्टिविटी और फास्ट हो सके और रेजिस्टेंस बढ़े थोड़ा सा। अब कहोगे सर कंडक्टिविटी फास्ट और रेजिस्टेंस बढ़े, इसका मतलब क्या हो? कंडक्शन का मतलब जैसे इजीली करंट चला जाए और अपोज भी करे। तो आप कहोगे सर जब अपोज करेगा तो रेजिस्टेंस कैसे होगा? तो सुनना, रेजिस्टेंस वही अफेक्ट करता है। मैं अभी आपको एक बात सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे। काम की बात ये है कुछ कि जब आप एलॉय बनाए, हुआ क्या, वायर के अंदर कंडक्शन बढ़ाएगा, करंट इजीली फ्लो करने की कोशिश करेगा, तो लेकिन हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वो अपोज भी कर रहा होगा, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अपोज होगा और वो कंडक्शन फास्ट करने की कोशिश करेगा। अपोज हुआ, मेटल है चूंकि कंडक्शन फास्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन हाई रेजिस्टेंस होने के कारण अपोज भी करेगा। तो आप सोचो होगा क्या? होगा ये कि वो जब चार्ज कोलिजन करेगा एक दूसरे चार्ज पार्टिकल से हाई कंडक्टिविटी करने के लिए, तो उस कोलिजन में एनर्जी रिड्यूस होती है। और कह सकते हो वो जो एनर्जी रिड्यूस होती है ना बच्चे, वो किस फॉर्म में निकलती है बाहर? एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलती है? एनर्जी के फॉर्म में। और उसकी वजह से हमारा एप्लायंसेस हीट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? हीट। यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि चार्ज जो वर्क डन करेंगे कंडक्टर के अंदर, चार्ज जो वर्क डन करेंगे, उस वर्क डन को ही हम लोग एक नाम देते हैं क्या? हीट। बेसिकली वो वर्क ट्रांसफर ऑफ हीट ही होता है। बेसिकली वो वर्क डन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही होता है मेरा बच्चा। अब आप सोचोगे सर कैसे? एक बार आइए हम समझाते हैं आपको कैसे। लेट्स सी। सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक आयरन रॉड हो। समझना मेरा बच्चा, बहुत सिंपल। ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस हो सकता है। इसको मैंने किसी बैटरी की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। सी मेरा बेटा, हो क्या रहा है? जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, ये एक हाई रेजिस्टेंस है, समझना एक प्रकार से। जैसे स्विच ऑन करते हो तो ये क्या होगा? कंडक्शन इसके अंदर होगा। अब आप देखोगे, क्या देखोगे? ध्यान से देखना, ये जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है, जब चार्ज एक दूसरी जगह से डिस्प्लेस कर रहे होंगे, समझना मेरा बच्चा, यही नहीं, ये इस कंडक्टर के अंदर भी ऐसे कर रहे होंगे। अब आप समझो कि जब ये चार्ज ये इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होगा, जा रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो मैंने आपसे कहा वर्क डन होना ही होना है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ पोटेंशियल कितना, मान लो ये सप्लाई कितना बैटरी का पोटेंशियल है, ई, कुछ भी मान लो, ये की हो गया, ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं कहूँ पोटेंशियल कितना हो जाए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा थ्रू रेजिस्टेंस। मेरा बच्चा समझना, सिंपल हम लोग करेंगे V इज इक्वल टू W बाई क्यू।
मान चलो Q चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो W स्क्वायर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब ये चार्ज जब ट्रांसफर हो रहा होगा तो मान चलो ये चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे हम लोग कहते हैं करंट, I स्क्वायर क्या होता है dQ बाई dt। समझना, अगर मैं आपसे कहूँ कैसे ये एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, कैसे ये जो करंट मैंने लिया इंस्टेंटेनियस करंट, अगर मैं यही टोटल है कि एवरेज करंट की बात करूँ तो हम इसे Q बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो खैर W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब समझना मेरा बच्चा, क्या बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होगा क्या, तो आप कहोगे यस सर। अभी आपने कहा Q इज इक्वल टू होगा आई टी, हुआ, तो मेरा बच्चा जैसे ये हो गया तो देयरफॉर W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही वैल्यू यहाँ रखो, आई आर इस रजिस्टर के लिए इंटू आई टी, कितने टाइम में, टी टाइम के लिए। मान चलो ये चार्ज इसके अंदर कितनी देर तक फ्लो करता है, टी टाइम तक के लिए, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। मेरा बच्चा इसी वर्क डन को, अब इसी वर्क डन को हम लोग नाम देते हैं क्या, हीट। W वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रजिस्टर, यानी H। तो यानी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ये रिलेशन होगा मेरा बच्चा, समझ में आया। और ये मैंने आपसे कहा यही चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, मतलब आप कुछ नहीं, सिंपल आपने क्या किया, ये चीज़ें आपने पहले टर्म्स में पढ़ लिया, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये कोई नया आपके लिए था ही नहीं। ठीक, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ नया मैंने नहीं बताया आपको। ठीक, फाइन। उसके बाद ओम्स लॉ का अप्लाई किया, V और Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुटअप कर दी, ये आ गया। हमने कहा यही वर्क किस में कन्वर्ट होता है, तो आप कहोगे दिस वर्क is transfer या this work is a reason to make to produce heat, और इसी को मैंने H से रिप्रेजेंट किया। अब काम की बात सीखो मेरा बच्चा, मिला क्या, मिला ये पहला पॉइंट, H is directly proportional to I, मतलब हीट I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसका मतलब पहला टर्म से आया कि हीट किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे सर हीट डिपेंड करेगा करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे हीट और ज़्यादा जनरेट होगा। क्यों, अच्छा अब यही समझना, मैकेनिज्म सीखो इसका कि क्यों ऐसा होगा, करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होने का मतलब तभी हो सकता है मेरा बच्चा, या करंट बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई स्क्वायर बढ़ेगा, तो H क्यों बढ़ता चला जाएगा मेरा बच्चा, इसलिए क्योंकि चार्ज जितना ही तेजी से मूव ऑफ करेगा उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब उतना ज़्यादा ट्रांसफर होगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिड्यूस होगी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिड्यूस होगी मेरे बच्चे उतना ही हीट ज़्यादा जनरेट होगा। पहले चीज़। दूसरा सेकेंड पॉइंट कह रहा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब आइए बात, रेजिस्टेंस होगा क्या, सोच मेरा बच्चा, सपोज करो हम मेरे अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, हम उसका बार बार एकदम अपोज कर रहे हैं, तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, हम भी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वो धक्का मारने में एनर्जी रिड्यूस कर रहे हैं, दोनों की एनर्जी एक ही जगह कंज्यूम, मतलब कह सकते हो एग्जिट हो रही है, और एग्जिट होगी तो ऑब्वियसली इस बात है उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, यानी अपोजिंग नेचर उसके अंदर जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा जनरेट करेगा। ये फैक्टर्स हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि एट विच फैक्टर हीट इज डिपेंड या विच इज अफेक्टेड, तो दिस वन इज पहला करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा आता है थर्ड वन इज मेरा बच्चा टाइम। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा इसका मतलब कि इसका रोल क्या हुआ कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मेन कॉन्सेप्ट मेरा बच्चा ये है, देखिएगा, सीखिएगा, समझिए। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो आप अपने घर में हीटर 1 घंटा जलाते हो, ठीक, किसी के घर में, बगल वाले पड़ोसी के घर में हीटर महज 15 मिनट 20 मिनट तक के लिए जलता है, वो सिर्फ अपना मतलब कह सकते हो ठंडी का सीजन है तो उन्होंने हीटर जलाया थोड़ा बहुत, और आपके घर में हीटर पर खाना भी बन रहा है, रूम हीटर भी
चल रहा है घंटों भर। तो मेरे कहने का मतलब आप सोचो ना, किसके यहाँ इलेक्ट्रिक का बिल ज़्यादा आएगा? तो आप कहोगे सर हमारे यहाँ आएगा क्योंकि हम ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, और पड़ोसी वाला कम कंजप्शन कर रहा है तो उसके यहाँ ऑब्वियसली सी बात है कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना ज़्यादा टाइम तक उसे यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। और मेरा बच्चा जितना ज़्यादा टाइम, बोला ना, जितना ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स वाई वी कैन से इजीली कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, ये जो आंसर आता है, ये आंसर आपका, इसकी यूनिट जो होगी वो जूल में होगी। किस में होगी? जूल में होगी। लेकिन मेरा बच्चा जब हम इसे कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? कैलोरी में। तो H इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I²RT अपॉन 4.18 जूल कैलोरी। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया, बहुत सिंपल है। तो मेरे वो कन्वर्जन मैंने आपको बताया कि 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी इक्वल टू इतना जूल होता है, तो हम उसे कन्वर्ट कर लिया। खैर, इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, H इज इक्वल टू I²RT बाई 4.2 कैलोरी। ठीक है, सिंपल। नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लो, डू फास्ट मेरा बच्चा, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। कर लो, बहुत आसान है मेरे बच्चे। इस पर अभी हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी करा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए मेरा बच्चा। हो जाए? आ जाओ, रब करूँ क्या? देखना बहुत सिंपल है ये। सपोज करो, आओ मैं इसकी कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहीं सिखाता हूँ, कुछ केसेस कराता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है मेरा बच्चा? सपोज करो मैंने आपसे ये कहा, मैंने यहीं पे एक रेजिस्टेंस दिया, इसे रूम हीटर मान लो। क्या दे दिया? ऐसे लिख लो। रूम हीटर, ठीक है। अब मान के चलो मैंने कहा कि ये ना 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सप्लाई जो दिया गया वो 220 वोल्ट दिया गया। आप समझिए, अगर मैं कहूँ ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर याद रखना इफ heater having resistance 100 ohm connected with 220 volt supply, ठीक। how much heat produced by heater in 1 hour, 1 घंटे अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो कहोगे सर सिंपल, बहुत सिंपल है मेरा बच्चा, देखो ध्यान से। अब देखना, मैं आपको कईयों तरीके से मैं आपको यही कन्वर्जन एक सिखाता हूँ। देखो सॉल्यूशन पे आ जाओ मेरा बेटा, सीखो सॉल्यूशन सीखो। हमने पढ़ा क्या गिवन है, पहले ऐसे लिख लिया करो चुपचाप, सिंपल गिवन लिख लिया करो। रेजिस्टेंस 100 ओम, पोटेंशियल अप्लाइड 220 वोल्ट। खैर वी हैव H इज इक्वल टू I²RT। आप कहोगे यस सर। अब दो तरीका, या तो आप करंट पहले निकालो फिर उसकी वैल्यू यहाँ रखो, या एक तरीका ये होता है, अभी आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR होता ही है, I इज इक्वल टू V/R भी होगा। तो मेरा बच्चा हम सिंपली HI की जगह लिख देंगे V/R, तो V²/R² RT, इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा, हम इसे ऐसे ले सकते हैं V²/RT,
ये पोटेंशियल के रूप में एक फार्मूला हो गया। अब इससे मुझे इस रिलेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, H इज इक्वल टू V 220, तो 220 डिवाइडेड बाई R 100, 1 आवर्स 1 घंटे के लिए इस्तेमाल होता है। टाइम कितना गिवन है, 1 आवर्स का मतलब ये हुआ 3600 सेकेंड, क्योंकि सेकंड में ही निकालना है, तो इंटू 3600 मेरा बच्चा। सिंपल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 22 2 जा 441, नहीं कितना आएगा चेक कर लो एक बार, 22 तो 484 ना, 22 2 जा 44, 2, ठीक है, इंटू 3600, ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 मिनट। खैर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जल्दी जल्दी करो। देखो बेटा, ये आया है 2742400, इसे हम ऐसे ले सकते हैं 2.74 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 336 जूल, ठीक है। इतना हीट ये प्रोड्यूस करेगा। कैलोरी में कन्वर्ट करना हुआ तो आप डिवाइड कर लेना, सिंपल, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है, ये बड़ा सिंपल होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ ले यही आंसर कैलोरी में कितना होगा, तो यही 4.2 से डिवाइड कर देना, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, क्योंकि हम आपको एकदम प्रेजेंट टाइम पे बता रहे हैं, तो एकदम आप इसे करके रखिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें लीजिए, बहुत आसान होता है। खैर, ये एक तरीका हो गया, जिससे अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे ये बता दिया ना कि आई की जगह V/R भी रख के हम इसे निकाल सकते हैं। बाकी और बहुत तरीके होते हैं। आइए हम 2-4 क्वेश्चन और आप को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर, ठीक है बेटा। नोट कर लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। खैर मेरा बच्चा, सिंपल देखना, आइए कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। सपोज करो मैंने आपसे ये कहा, एक सप्लाई है ऐसे जो लगभग 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था, 12 वोल्ट, मेरा बच्चा 12 वोल्ट की बैटरी। रेजिस्टेंस का कनेक्शन कुछ यूं था, ठीक है, 4 4 4, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ये तीनों इन, अब देखना क्वेश्चन क्या बन रहा है, इन गिवन सर्किट, find heat produced by resistances after 2 मिनट। मैंने आपसे बोला कि ये सारे रेजिस्टेंस 2 मिनट तक अगर इस्तेमाल हो तो ये कितना
2 मिनट तक इस्तेमाल हो तो कितना हीट प्रोड्यूस करेंगे। अब सी बेटा, आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, आप पिछले जैसा करिए। देखिए सोल्यूशन पे बेटा निगाहें गौर से रखिएगा। सोल्यूशन पे अगर हम ध्यान रखें तो क्या हो जाएगा, पहले हम बात करते हैं ये तीनों किस में हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर सीरीज़ में, लेकिन मैंने आपको सिखाया था, देखिए ये भले इससे कनेक्टेड नहीं है लेकिन इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, आपने कहा हाँ। इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, आपने कहा हाँ। तो आप बताओ इसका पोटेंशियल इसके इक्वल, ऐसे नाम दे दूं अगर ए बी सी डी, सी मेरा बेटा ए का पोटेंशियल सी के इक्वल और क्या कहते हैं डी का पोटेंशियल बी के इक्वल, लेकिन ये इसी से कनेक्टेड है तो क्या इसके भी पोटेंशियल आपस में सेम हो गए क्योंकि पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ सारे तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। अच्छा समझना, अगर तीनों पैरेलल में हो गए तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r 4 ही है सब, 3/4 कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो कहोगे सर सिंपली 4/3 आ गया। हाँ बिल्कुल मेरा बच्चा 4/3 आ गया। तो अब जब आर इक्विवेलेंट आ गया तो एच कितना होगा, हीट आ जाओ, एच इज इक्वल टू I²RT। सिंपल मेरा बच्चा, आई की जगह क्या ले सकते हैं V²/R इंटू टी। कहोगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले इसको डिराइव किया था, क्यों, आई की जगह क्या रख दिया था V/R, तो रख दोगे यहीं पे। खैर मेरा बच्चा आप लोग समझदार हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। 12 रखा ना, V की वैल्यू पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, 12 इंटू 12 स्क्वायर है, 2 बार कर लिया। R रेजिस्टेंस कितना है 4/3, तो 4/3 3 ऊपर चला गया। ओके वाह, और 2 मिनट टाइम बोल रहा है मेरा बच्चा, टाइम 2 मिनट, तो मतलब 2 इंटू 60। अरे वाह, सोचो कितना आसान, 4 3 जा 12, आ जाओ मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 इंटू 12 2 24 12 1440, ठीक है, इंटू 9, यानी कितना आ जाएगा, आंसर ऊपर लिख दें, नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो। इतना आएगा, ये हीट की वैल्यू आ गई। तो H इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.296 इंटू 10 टू द पावर कितना मेरा बच्चा 4 जूल। ठीक है, सोचो कितना आसान है। इसे हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी ले सकते हैं, H की वैल्यू हो सकती है 12.96 किलो जूल। ठीक है, 12.96 किलो जूल भी लिख सकते हैं। सोचो कितना आसान था। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा फोकस बनाए रखिएगा और घर पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये इसके कह सकते हो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस नहीं है हमारे लाइफ में या जो भी हम सराउंडिंग में अपने देखते हैं जो कह सकते हो कि हमारे AC से चले चाहे DC से चले और अपने चलने में वो हीट प्रोड्यूस ना करे। आप देखना बेटे, आप अपने अगल बगल घर में बाहर में भी कहीं पे भी देख सकते हो, जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं उन सभी के अंदर हीट जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन कहीं किसी भी कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर्स हो, अगर उनके अंदर रन करते हैं तो हीट जनरेट करेगा ही करेगा। और इसी इफेक्ट को कहते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिकॉज हीट जो जनरेट हुआ वो किसकी वजह से जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है बेटा, खैर आ जाओ, अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। ये तो हो गया हीट की बात। अब हम लोग सीखेंगे क्या मेरा बच्चा, अब हम लोग सीखेंगे पावर जिसे कहते हैं। फटाफट, तो रफ नहीं होता ये ब्लू वाला। आजा मेरा बच्चा, पार सीखते हैं। बहुत सिंपल ये भी है। पार क्या है, इलेक्ट्रिक पार इसे नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पार।
वाह रे वाह, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रिक पावर सीखना मेरे बच्चे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? आप कहोगे सर नॉर्मल पावर तो हम लोग जानते हैं वर्क अपॉन टाइम होता है, क्लास 9th में अपन पढ़ा भी है। हाँ बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे, वैसा ही यहाँ पे है मेरे बच्चा। कैसे? अगर हम कहें सिंपली पावर, पावर क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ एबिलिटी टू डू वर्क किसका है? तो आप कहोगे सर एबिलिटी टू डू वर्क चार्ज का है, बिकॉज यहाँ काम सिर्फ चार्ज के अलावा कोई नहीं करता, चार्ज ही काम करते हैं मेरे बच्चे, चार्ज ही काम करते हैं। तो पावर भी यहाँ पे चार्ज की होगी। अब कह सकते हो चार्ज काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट काम करेगा तो पावर भी इलेक्ट्रिक करंट का होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, सही समझ रहे हो। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। सिंपल मेरा बच्चा। और अभी आपने कहा सर किसी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज अगर काम करेगा तो वर्क, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था W किसके इक्वल होता है? तो आपने कहा सर I²RT, क्योंकि किसी भी कंडक्टर किसी भी रजिस्टर के अंदर अगर काम होगा तो इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता मेरा बच्चा। तो C यानी इसे हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं P = W/T। तो ना मेरा बच्चा P = W की जगह क्या ले सकते हैं? I²RT/T। बारे बार कैंसिल, यानी सोचो P = क्या हो गया? I²R। यानी आपके दिल दिमाग में आए ये पावर टाइम डिपेंडेंट नहीं है, फैक्टर है ही नहीं इफेक्ट करता। और सोचो खासियत सोचो मेरा बच्चा, V = क्या होता है? IR होता है क्या? I = क्या हो जाएगा? V/R। तो पावर = क्या हो जाएगा? रखो यहीं पे V²/R² इंटू R। R से R कैंसिल, क्या हो जाएगा? V²/R। एक रिलेशन ये भी हो गया, सुनते रहना मेरा बच्चा, एक रिलेशन ये भी हो गया। या हम ऐसे भी ले सकते हैं R = V/I, प्लेस हियर। तो P = कितना हो जाएगा? I²R की जगह हो गया V/I। एक I से I कैंसिल, P = क्या हो जाएगा? VI। यानी अगर आप कहोगे सर हमें पावर का 3 फॉर्मूला पता हो गया, हाँ हो जाने दो, क्या दिक्कत है, हो जाने दो। यानी तो कहोगे सर हम इस्तेमाल कैसा करेंगे? ज़रूरत के अनुसार। हम लोग इतने तो समझदार हैं इंडियन कि इसे ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ही इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? ये तीनों पावर आपस में हमेशा सेम होंगे मेरा बच्चा। अच्छा कभी कभी आप देखा करो, मैं आपको बता दूं, कभी आप बल्ब खरीदने जाओ किसी भी बल्ब पर, तो बल्ब पर कुछ रेटिंग दी गई होती है, जैसे कि 220 वोल्ट, 100 वाट। अब इसकी यूनिट आ जाओ, यूनिट पावर की क्या होगी? यूनिट पावर की वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क का जूल पर सेकेंड। यस, जूल पर सेकेंड। मेरा बच्चा ये भी याद रखे रहना कि इसे हम लोग वॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट। और एक चीज़ याद रखना, 1 किलोवाट = 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट = 10⁻6 वाट। याद रहे ये सब चीज़ें, ठीक। और 1 HP, 1 HP यू नो हॉर्स पावर = 746 वाट। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब आप किसी बल्ब पर देखो तो बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बल्ब के लिए है, मतलब बल्ब 100 वाट का लिखा है, इसका मतलब बल्ब की पावर दी गई है कितना? 100 वाट। उससे, और उसका पोटेंशियल गिवन ही होता है, आप उससे उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और जब ये सर्किट में आते हैं तो क्वेश्चन कैसे होगा बच्चे, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल सेशन में आपको जानबूझकर रोक रहा हूँ अगली क्लास के लिए, जिससे आप लोग अपना दिल दिमाग एकदम कंसंट्रेट रखो और कंटिन्यू। मैंने कहा था आपसे रेगुलर अब आपको वीडियो मिलेगी, बिल्कुल भी सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत होइए। थोड़ा सा सर्वर इशू होता है हम लोगों के साथ, लेट भी हो जाता है कभी कभी, चूँकि 11th-12th का ज़्यादा बर्डन होता है। दैट्स वाई मेरे बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू
फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लविंग माई वीडियोज़, माई चैनल्स। और मैं इतना कहूँगा कि ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू।